Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be discussing in today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about US and China dehyphenated as far as India's foreign policy making is concerned. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो इस पहले आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर साहब को इनवाइट किया गया था इन एन इवेंट कंडक्टेड बाय द फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड द इंडियन एक्सप्रेस. तो ये जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब को इनवाइट किया था एक स्पीच डिलीवर करने के लिए ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. और वहाँ पे जयशंकर साहब ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग अप्रोच को थोड़ा समझाया है. तो इस स्पीच में उन्होंने जो जो आइडियाज़ डिस्कस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम आवर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपको अलग अलग टर्म्स सीखने हैं इससे. इस स्पीच के अलग अलग टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उन टर्म्स को आपको इस्तेमाल करना है अपने आप आंसर राइटिंग में. उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स वो डिस्कस करेंगे वो भी आपको समझना है और अपने आंसर्स में इस्तेमाल करना है. ये पूरा का पूरा टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में इससे कुछ भी सवाल नहीं आएगा. तो देखते हैं क्या करके क्या इंपॉर्टेंट आइडियाज़ डिस्कस किए हैं एस जयशंकर साहब ने. तो इंडिया चाइना रिलेशंस पे सबसे पहले उन्होंने कुछ बातें कही हैं. उन्होंने कहा है कि गलवान वैली में जो लास्ट ईयर इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे इंडिया के 20 जवान मारे गए, दैट वाज वायलेशन ऑफ 1988 कंसेंसस. तो क्या है ये 1988 कंसेंसस, ये समझिए. 1988 में हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चाइना के कैपिटल सिटी बीजिंग को विजिट किया और वहाँ पे फिर इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशंस को वापस से स्टार्ट किया. दे रिवाइव्ड देयर रिलेशंस जो एक बार के लिए रुक गए थे आफ्टर 1962 साइनो इंडिया वॉर. और इस रिलेशंस जो वापस से रिवाइव हुई, रीस्टार्ट हुई, इसी को इस नाम से जानते हैं 1988 कंसेंसस. जिसमें ये बात की गई, इसमें एक तरह से दोनों ही साइड ने कंसेंट दिखाया कि हम अपने बॉर्डर एरिया में पीस मेंटेन करेंगे. हम बॉर्डर एरिया में कभी भी कोई वॉर नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे. और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 2020 तक, पिछले साल के गलवान वैली इंसिडेंट तक, कोई भी इस तरह के वायलेंट इंसिडेंट्स बॉर्डर पे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वहाँ पे नहीं हुए थे. तो 1988 कंसेंसस दोनों ही साइड फॉलो कर रहे थे तब तक जब तक गलवान वैली इंसिडेंट नहीं हुआ. और लास्ट ईयर गलवान वैली इंसिडेंट वाज अ वायलेशन ऑफ दिस कंसेंसस. उसके बाद एस जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया इज़ कम्प्लीटली कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट अगेंस्ट चाइना. अब चाइना ने जब कंसेंसस तोड़ दिया है, चाइना ने जब वायलेंस शुरू कर दिया है, तो अब इंडिया भी जवाब दे सकता है चाइना को और इंडिया अपने तरीके से स्टेप्स ले रहा है. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सवाल सीधा सीधा मेंस में पूछा जा सकता है कि व्हाट स्टेप्स इंडिया हैज़ टेकन टू डील विथ चाइना पोस्ट गलवान वैली इंसिडेंट. क्या स्टेप्स लिए हैं हमने. तो बेसिकली 3 डिफरेंट अप्रोचेज लिए हैं हमने. इसको 3 pronged स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं. पहला है मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डायलॉग्स. तो अलग अलग मिलिट्री लेवल पे या अलग अलग लीडरशिप लेवल पे, पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल पे नेगोशिएशंस हुए हैं चाइना के काउंटर पार्ट्स के साथ कि कैसे स्टेटस को एंटे को वापस से अचीव किया जाए. तो स्टेटस को एंटे इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है. इसका मतलब होता है पुराना जो पोजीशन था. तो मतलब जो पुराना पोजीशन था, चाइनीज़ सोल्जर्स, ये कन्फ्लिक्ट होने से पहले जहां चाइना के सोल्जर्स हुआ करते थे और इंडिया के सोल्जर्स हुआ करते थे, दोनों ही अब अपने अपने पुराने पोजीशन पे पहुंच जाए. गलवान वाली इंसिडेंट हुआ क्यों? क्योंकि चाइनीज़ सोल्जर्स हमारे साइड में घुस आए. तो नाउ थ्रू डिफरेंट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डायलॉग्स वी वॉन्ट स्टेटस को आंते. मतलब सरल शब्दों में चाइनीज़ सोल्जर्स इस कन्फ्लिक्ट से पहले जहां हुआ करते थे वो वापस वहां चले जाए. इसके लिए इंडिया नेगोशिएट कर रहा है. दूसरा, वी हैव मेड इनफ
मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स टू काउंटर चाइनीज़ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स। हमने पूरी तरह से सर्विलेंस बढ़ा दिया बॉर्डर एरियाज में, और अब हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं देखने के लिए कि कहीं और चाइना कहीं से तो इनकर्सन नहीं कर रहा है, कहीं और तो इनकी इस तरह से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कहीं भी बढ़ तो नहीं रही है। सो ये सेकेंड प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है। और तीसरा है स्ट्रैटेजी दैट इज इकोनॉमिक इन नेचर। वी हैव रेज्ड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ चाइना। चाइना को हमने इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाया है। कई सारे चाइनीज़ ऐप्स को हमने लास्ट ईयर बैन कर दिया। आप इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। गलवान वैली का आउटकम आप इसको देख सकते हैं, रेपरकशंस की तरह देख सकते हैं। फिर हाल फिलहाल में इंडिया ने अपने देश में 5G सर्विसेज के लिए रोल आउट शुरू किया है, मतलब 5G सर्विसेज के लिए ट्रायल शुरू किया है। उसमें किसी भी चाइनीज़ कंपनी को अलाउ नहीं किया है, जबकि चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो 5G सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हुआई या ZTE, उनको अलाउ नहीं किया हमने 5G सर्विसेज का ट्रायल करने में। मतलब चाइनीज़ कंपनियों को हम 5G सर्विस प्रोवाइड करने नहीं देंगे अपने देश में। तो चाइना को एक तरह से ये भी मैसेज पहुंच गया है कि इफ़ इट कीप्स ऑन ब्रीचिंग दिस 1988 कंसेंसस, it will have to pay cost at different levels, and India is politically, militarily, economically capable to defend its interest against China। तो हम हर तरह से सक्षम हैं चाइना को जवाब देने के लिए। फिर सवाल पूछा गया, ये तो उन्होंने स्पीच में कवर किया कि चाइना को हर तरह से जवाब देने के लिए हम कैपेबल हैं। तो फिर उनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए, जब से ये गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है तब से इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है इंडिया यूएस के बीच में। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसमें चाइना फैक्टर भी है? क्या चाइना से डिफरेंसेस के बाद अब यूएस से हम ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं? इज इट द रीजन? तो उस पर फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखिए, वी नो लॉन्गर लिव इन द एज ऑफ कोल्ड वॉर। ध्यान से समझिएगा कि एक एक स्टेटमेंट उनका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी नो लॉन्गर लिव इन द एज ऑफ कोल्ड वॉर्स, उनका मतलब है कि अब वो टाइम नहीं है कि आइदर देयर इज यूएस ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड इज बाइपोलर, आइदर देयर इज यूएस और चाइना। देयर आर मैनी अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो मतलब ही वॉन्टेड टू से कि वी आर नॉट इन द एज ऑफ कोल्ड वॉर, दैट मीन्स द वर्ल्ड इज नॉट बाइपोलर। मतलब ऐसा नहीं कि बस दो ही लोग हैं, यूएस और चाइना, और चाइना से दुश्मनी हो गए तो हमें यूएस ब्लॉक को ज्वाइन करना ही करना है। नथिंग लाइक दैट। We live in a multipolar world where there are several emerging powers including India। तो ऐसा है कि बहुत सारे नए नए प्लेयर्स इमर्ज होकर के आ रहे हैं, उसमें से हम भी एक मेजर सुपर पावर की तरह इमर्ज हो रहे हैं। और इंडिया, जैसा कि हमने पहले भी देखा, उन्होंने कहा इंडिया इज़ कम्प्लीटली कैपेबल टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट अगेंस्ट चाइना। ऐसा नहीं है कि हम अब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमें यूएस के साथ अलायंस करने की जरूरत पड़े। वी नीड नॉट टू इंटर इनटू अलायंस विथ यूएस फॉर आवर प्रोटेक्शन। कोई ज़रूरत नहीं हमें अलायंस की। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अलायंस। इस पर ध्यान देंगे क्योंकि इस पर उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इंडिया एंड यूएस आर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बट नॉट अलायंस। तो ये दोनों टर्म के बीच का अंतर समझना जरूरी है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स क्या होते हैं एंड व्हाई वी डोंट वांट टू कॉल आवरसेल्फ एन अलायंस और अलाई ऑफ यूएस। तो इस पे और बात करेंगे। जहाँ तक अलग अलग डेवलपमेंट्स की बात है, जैसे कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड, हाल फिलहाल में जब क्वाड में मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग हुई तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया कि अब क्वाड को फॉर्मलाइज किया जा रहा है, कंक्रीट स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना फैक्टर है। तो इस पर भी जवाब दिया उन्होंने कि देखिए, एनी रिलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैच्योर्स एंड इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। तो क्वाड एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म की तरह स्टार्ट हुआ। इट हैड टू टेक सम नेचुरलाइजेशन, इट हैड टू मैच्योर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और यही हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है कि चाइना के डर के कारण इंडिया ने यूएस के साथ कोलैबोरेट कर लिया, मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। एंड इंडिया फॉलोज अ डी-हाइफेनेटेड अप्रोच एज फार एज रिलेशन विथ यूएस एंड चाइना इज कंसर्न्ड। तो डी-हाइफेनेटेड अप्रोच का क्या मतलब है कि in international politics, de-hyphenation means dealing with two countries having adversarial relationship between them in an independent manner। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि दो कंट्री है, जैसे इस केस में अमेरिका और चाइना है, दो कंट्री है, दोनों के बीच में एडवर्सेरियल रिलेशंस है, मतलब दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो जब हम दोनों में से किसी एक कंट्री के साथ डील कर रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट मैनर में डील कर रहे हैं। जब हम चाइना से डील करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा अमेरिका क्या सोचेगा
और जब हम अमेरिका से डील कर रहे हैं तो ये नहीं सोचते कि अच्छा चाइना क्या सोचेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ डी हाइफेनेशन. तो व्हेन आई से और व्हेन एस जयशंकर साहब हैड सेड कि इंडिया हैज डी हाइफेनेटेड इट्स फॉरेन पॉलिसी एज फार एज यूएस एंड चाइना इज कंसर्न, इसका मतलब ये है कि जब हम चाइना से बातचीत कर रहे हैं, चाइना से हम नेगोशिएट कर रहे हैं, तो उस टाइम में हम ये नहीं सोचते हैं कि चाइना से कोई अग्रीमेंट कर लेंगे तो यूएस को बुरा लग जाएगा, या वाइस वर्सा यूएस के साथ कुछ अग्रीमेंट कर लेंगे तो चाइना को बुरा लग जाएगा. दैट इज द डी हाइफेनेशन पॉलिसी एंड इंडिया फॉलोज अ डी हाइफेनेटेड अप्रोच एज फार एज इट्स फॉरेन रिलेशंस विद यूएस एंड चाइना इज कंसर्न. इसी तरीके का डी हाइफेनेशन पॉलिसी है हमारा इजराइल और पैलेस्तीन के साथ भी. तो इजराइल और पैलेस्तीन के साथ डी हाइफेनेशन पॉलिसी हमने 2017 में अपनाया, जब हमने कहा कि जब इजराइल के साथ हम डील करेंगे तो वी विल नॉट थिंक कि व्हाट पैलेस्तीन विल थिंक अबाउट दिस एंड वाइस वर्सा. हम दोनों ही केसेस में डील करेंगे ऑन द मेरिट ऑफ द इशू. बात में जितना वजन होगा उस हिसाब से हम अपना फैसला लेंगे. तो इसी तरीके से यूएस और चाइना के बीच के रिलेशंस में भी हम डी हाइफेनेटेड अप्रोच अपना रहे हैं. साथ ही साथ उन्होंने भी ये भी कहा कि इंडिया एंड यूएस आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बट नॉट अलायंसेस. हम अलायंस नहीं है. तो अलायंस क्या होता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर समझिए. देखिए अलायंस में कैसा होता है कि एक पावरफुल कंट्री बाकी कमजोर देश के साथ, रिलेटिवली वीकर कंट्रीज के साथ एक तरह का अग्रीमेंट साइन करता है. उस अग्रीमेंट में वो पावरफुल कंट्री प्रॉमिस करता है कि उस वीकर कंट्री से के ऊपर अगर कभी अटैक होगा तो वो पावरफुल कंट्री उस वीक कंट्री को बचाएगा. तो देखिए फॉर एग्जांपल इस फिगर की मत समझिए, ये ए कोई स्ट्रांग कंट्री है और बी वीक कंट्री है, तो ए और बी ने एक अलायंस साइन कर लिया, एक अलायंस पार्टनरशिप कर ली. तो अब इस पे होगा कि अगर कोई सी बी पे अटैक करता है तो इन दैट केस ए विल प्रोटेक्ट बी फ्रॉम सीज अटैक. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अलायंस. अलायंस का एग्जांपल हो सकता है सिक्योरिटी अलायंस बिटवीन यूएस एंड जापान. यूएस और जापान के बीच में एक सिक्योरिटी अलायंस साइन हुई थी 1959 में, और तब से जापान जो है आप समझिए कि एक वीकर पार्टनर का रोल प्ले कर रहा है और यूएस जो है वो पावरफुल पार्टनर का रोल प्ले कर रहा है. जापान का थोड़ा हिस्ट्री में बता दूं, जब जापान की बात चली ही है तो जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया, और वर्ल्ड वॉर 2 अंत कैसे हुआ वो भी आपको पता है. जापान के 2 सिटीज नागासाकी और हिरोशिमा पे न्यूक्लियर वेपन गिराए गए. तो उसके बाद से जापान के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया, सोचा, और फिर सोच समझ के पूरे देश ने मिलकर के फैसला लिया कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है और जिसमें ये न्यूक्लियर अटैक तक हो गया हमारे ऊपर, उसमें सबसे पहली गलती हमारी खुद की है. हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन की लालच में, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स कैप्चर करने के लालच में हमने वर्ल्ड वॉर 2 में बेवजह का पार्टिसिपेट किया. वर्ल्ड वॉर 2 वाज मोस्टली अ कन्फ्लिक्ट इन द यूरोपियन और अमंग्स द यूरोपियन कंट्रीज. उसमें जापान बेवजह का कूदा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फिश नैरो इंटरेस्ट. और उसके बाद जापान के लोगों ने, उनके पॉलिटिकल लीडर्स ने मिल करके फैसला लिया कि आगे से हमारे देश की चाहे जो भी सरकार हो उसके पास वॉर करने का अधिकार नहीं होगा. वो ये फैसला नहीं ले सकते कि चलो हम लेट अस अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कंट्री. और ये फैसला लेने के बाद जब उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें उन्होंने आर्टिकल 9 इंसर्ट किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि द sincerely aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force. इसका सरल शब्दों में मतलब है कि इंटरनेशनल पीस की खातिर और जस्टिस के खातिर अब जापान के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, जो सोवरेन है, उसके पास अधिकार नहीं होगा वॉर में इंटर करने का. और इसी के बाद जापान ने फैसला लिया कि उनकी जो आर्मी होगी वो बहुत छोटी सी आर्मी होगी, डिफेंसिव फोर्सेज होगी, उनके पास कोई ऑफेंसिव फोर्स नहीं होगा जिसके पास कैपेबिलिटी और अटैक करने का. और इसी कारण से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर अपने कोई वेपन्स नहीं बनाए, कोई बड़ी फोर्स नहीं डेवलप की. लेकिन ये तो उन्होंने 1947-48 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया. लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दुनिया में कोल्ड वॉर का सिनेरियो बनने लगा और जापान को अपने आप में थ्रेट महसूस होने लगा. उन्होंने एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था, दूसरी तरफ उनको थोड़ा थ्रेट महसूस होने लगा चाइना से. और फिर जापान ने अमेरिका के साथ 1959 में एक सिक्योरिटी अलायंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें यूएस ने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अटैक. और फिर अमेरिकी सोल्जर्स को भेजा गया जापान सॉइल पे. अमेरिकन नेवी के कई सारे नेवल बेसेस बनाए गए जापान में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अटैक. यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आता है कि सर जिस यूएस ने जापान के ऊपर बम गिराया था
न्यूक्लियर वेपन, उसी यूएस के साथ इन्होंने सिक्योरिटी एग्रीमेंट या अलायंस क्यों साइन किया? क्योंकि जापान जो है वो एक बात जानता था कि डज नॉट वांट टू हैव कम्युनिस्ट सिस्टम। तो इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता था? कैपिटलिस्ट सिस्टम वाला जो लीडर था यूएस के साथ अलाइन करना, पहली बात तो। दूसरी बात, चाइना की तरफ से लगातार थ्रेट आ रहे थे जापान को, रसिया की तरफ से भी कई सारे टेरिटोरियल थ्रेट्स आ रहे थे जापान को, जो उनका आइलैंड से सेनकाकू, डियाकाकू, वो चाइना की तरफ से थ्रेट आ रहा था, और ऊपर से कई सारे कुरील आइलैंड्स और वो सब नॉर्दर्न साइड में वो रसिया की तरफ से थ्रेट आ रहा था, और दोनों के दोनों कम्युनिस्ट थे। तो अब जापान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, और उसके अलावा जो उसके लीडर्स थे वो बहुत विजनरी थे, वो रिस्क लेने को तैयार थे। इनफैक्ट जो सरकार जो वहाँ पे थी उनको पता था कि एक बार हम अमेरिका से अग्रीमेंट साइन कर लेंगे तो लोग हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, और उसके बाद से वो पॉलिटिकल पार्टी, उसका लगभग करियर खत्म हो गया। अगले 20 सालों तक वो इलेक्शन में एक भी सीट नहीं जीत पाए, बट स्टिल दे साइन दैट एग्रीमेंट। तो इस तरह के विजनरी लीडर्स, इस तरह की जो सेक्रीफाइशियल टेंडेंसी वाले पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, उन्होंने फैसला लिया और 1959 में उन्होंने ये अलायंस यूएस के साथ साइन कर लिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलायंस सिस्टम। लेकिन यहां पे बार बार एस जयशंकर साहब याद दिला रहे हैं अमेरिका को या पूरे दुनिया को, मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया इज नॉट इन अलायंस विथ यूएस। हमने अपनी ऑटोनॉमी नहीं छोड़ी है। अलायंस में होता क्या है? द कंट्री लूजेज, द वीकर कंट्री लूजेज इट्स सोवरेनिटी, ए काइंड ऑफ loses its autonomy, strategic autonomy. हमने वो नहीं छोड़ा. We are not in a phase of forming alliance with US. Strategic partnership क्या होती है? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ बेसिक इंगेजमेंट इकोनॉमिक फील्ड में, डिफेंस फील्ड में या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। अलग अलग तरीकों पे हम दो कंट्रीज इंगेज हो, मतलब दो कंट्री आपस में देखें कि कौन कौन सी एरियाज में हम कोऑपरेट कर सकते हैं। उन एरियाज में अगर वो अग्रीमेंट साइन करे तो उनको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां तक हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है वहां तक हम अग्रीमेंट साइन करते हैं। जो एरिया जो है जहां पे इंटरेस्ट हमारे नहीं मिल रहे उस पर हम नहीं साइन करते। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इन द एरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट द टू पार्टीज साइन एन एग्रीमेंट, व्हाइल इन द एरियाज वेयर देयर इज नो कन्वर्जेंस और देयर इज डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट दीज पार्टीज अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट। दैट इज ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अलायंस में आपको अंतर समझना है तो आप ऐसे समझिए कि एक ऐसी दोस्ती है जिसमें कमिटमेंट है और एक ऐसी दोस्ती है जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। अलायंस एक ऐसी दोस्ती है जिसमें कमिटमेंट है, तो अब उसमें आप छोड़ के हट नहीं सकते। और उसमें कैसा है कि जो डोमिनेटिंग पार्टनर होगा वो दूसरे की सोवरेनिटी को, ऑटोनॉमी को हैम्पर करेगा। लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, जो जब चाहे विड्रॉ कर सकता है। अलायंस के अंदर दोनों ही पार्टीज के नेचर मिलते होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए, विजन सेम कन्वर्जेंस होना चाहिए इंटरेस्ट का। लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यूएस और यूएसएसआर दोनों ही वर्ल्ड वॉर 2 में एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनर थे, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी। लेकिन दोनों के इंटरेस्ट कितने अलग अलग थे। यूएसएसआर वाज कम्युनिस्ट व्हाइल यूएस वाज कैपिटलिस्ट। तो इस तरीके से होता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड अलायंस, एंड इंडिया इज लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इक्वालिटी का रिलेशन होता है, एंड इंडिया इज लुकिंग फॉर दैट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट। नथिंग लाइक इंडिया इज लुकिंग फॉर एन अलायंस। इंडिया ने तो कई सारे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखी है। इनफैक्ट आप देखिए तो हमने चाइना के साथ भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखी है, अमेरिका के साथ भी कर रखी है। तो लगभग तमाम जो भी देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबके साथ हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखी है, क्योंकि इसमें कोई कमिटमेंट तो है नहीं। इसमें देयर इज नथिंग लाइक स्पेसिफिक कमिटमेंट। जब तक है ठीक है, नहीं मन करेगा तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को चेंज कर देंगे। अब देखिए पिछले साल की बात है, अमेरिका बार बार देखिए कोशिश कर रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं से कमिट कराया जाए, मतलब इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको अलायंस फॉर्मेट में लाया जाए। कहीं ना कहीं वो इंडिया की ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहता है कि इंडिया एक परमानेंट अलायंस बन जाए, अलाई बन जाए यूएस का, और उसके बाद इंडिया जो है उसका इस्तेमाल करे यूएस अगेंस्ट चाइना, जिस तरह से उसने यूएस ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था अगेंस्ट यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। इसी तरह की कुछ अप्रोच है, लेकिन इंडिया अंडरस्टैंड्स दिस अप्रोच वेरी वेल ऑफ यूएस, और इसी कारण से इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखिए इसका एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि कैसे आप यूएस के इस एटीट्यूड को समझ सकते हैं। पिछले साल
यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, अब तो वो हट गए हैं, व्हेन ही केम टू इंडिया, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा एक बड़ा भाषण दिया कि कैसे इंडिया और यूएस को कोलैबोरेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना, चाइना इज थ्रेट फॉर एंटायर वर्ल्ड। और इस तरह से दिखा करके वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो यूएस के साथ इतने सारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लो और एक तरह का अलाई बन जाए जिस तरह से जापान बना हुआ है। फिर उस पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट को रट लोगे तो बहुत जगहों पे काम आएगा आईआर में। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज नेवर बिन पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम नॉर विल इट एवर बी, ना हम कभी अलायंस थे ना कभी जीवन में किसी के साथ अलायंस में जाएंगे। इंडिया विल मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम अपनी मर्जी से चाइना से दुश्मनी करेंगे, अपने चाइना से जो कुछ भी कर रहा है अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना वो हम कर लेंगे। वी नीड नॉट टू इंटर इनटू अलायंस विथ यूएस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ अगेंस्ट चाइना। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि इस टॉपिक से मेंस सवाल ही आएंगे, प्रीलिम्स के सवाल तो आएंगे नहीं। तो इस तरह का मेंस सवाल आपसे पेपर 2 में जीएस में पूछा जा सकता है। इवैल्यूएट इंडिया यूएस कोऑपरेशन इन रिसेंट टाइम्स इन लाइट ऑफ राइजिंग इंडिया चाइना टेंशंस, इस तरह का सवाल कुछ आ सकता है। इसमें पूरा हिंट्स भी मैंने दे रखा है इस सवाल का कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप लिख सकते हैं कि यहाँ से इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि मई 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट का जिक्र कर सकते हैं, दैट वाज वायलेशन ऑफ 1988 कंसेंसस। फिर इंडिया यूएस कोऑपरेशन के कुछ हाल फिलहाल में फीचर्स बता सकते हैं, जैसे 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म, जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स है, लेमोआ, कॉमकासा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड। उसके अलावा और भी है, STA1 का टैग दिया था यूएस ने इंडिया को। उसके अलावा अब जो नॉन नाटो अलायंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर के टैग वगैरह ये सब दिए थे इंडिया को, वो सब आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लिखना होगा कि एज पर इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दीज कोऑपरेशंस आर पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस एंड शुड नॉट बी इवैल्यूएटेड ओनली इन टर्म्स ऑफ डिटोरिएटिंग साइनो इंडिया रिलेशंस। ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट्स हैं इंडिया यूएस के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट, इसको सिर्फ चाइना एंगल से देखना चाहिए। चाइना से अपने आप को बचाने के लिए इंडिया काफ़ी कैपेबल है। इंडिया इज कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग इट्स इंटरेस्ट अगेंस्ट चाइना। उसमें फिर वो सारे पॉइंट्स लिख देना कि इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है चाइना से अपने आप, चाइना को वापस से लाइन पे लाने के लिए। आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल नेगोशिएशन, वो सब आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको इस सवाल को पूरी तरह से स्ट्रक्चर करना है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक बार इस आर्टिकल को समझने से पहले एक बार ब्रीफली देख लो यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 प्रिंसिपल और ऑर्गन है, जिसमें से बस 5 ही फंक्शनल है। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल तो फंक्शनल है नहीं। तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, जनरल असेंबली, उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक है उसमें से इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कोऑर्डिनेशन में या इसके नीचे आप कह सकते हैं कि 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस काम करते हैं। ये 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ILO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, WHO, ये सब आपने नाम सब सुन रखे होंगे। दीज आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस व्हाइल दीज 6 आर प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन के, दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होते हैं ना, दे आर डायरेक्टली नॉट पार्ट ऑफ और लीगली नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ये दे आर ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट दे हैव अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट विथ इकोसॉक टू वर्क इन अ डिफरेंट फील्ड, इन डिफरेंट और फील्ड। जैसे कि FAO का एक अग्रीमेंट है इकोसॉक के साथ कि पूरे दुनिया भर में फूड से रिलेटेड काम करेगा। ILO का अग्रीमेंट है कि पूरे दुनिया भर में लेबर के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम करेगा। बट डायरेक्टली दे आर नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दे आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इकोसॉक है उनमें से एक जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो है यूनेस्को, और ये आर्टिकल यूनेस्को से रिलेटेड है। तो इनमें से 15 में से एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, दैट इज इन फ्रांस। और इस यूनेस्को, जैसा नाम से आपको देख के पता चल रहा है, दुनिया भर में एजुकेशन को प्रमोट कराना या साइंटिफिक डेवलपमेंट को प्रमोट कराना या कल्चरल एंटिटीज को प्रमोट कराना, वो सब इसका काम है। तो टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर के एजुकेशन को इंप्रूव करने से लेकर के हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स को प्रिजर्व करना, ये सब काम करता है यूनेस्को इन कोऑर्डिनेशन विथ इकोसॉक। तो ये जो तीसरा काम है ना, प्रोटेक्टिंग इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स,
इसके लिए ये क्या करता है कि पूरे दुनिया भर में अलग अलग साइट्स को ये हेरिटेज की तरह डिक्लेयर करता है। हेरिटेज आपको पता है दो तरह के होते हैं, टेंजिबल जो दिख सकते हैं, देखे जा सकते हैं, उसका टाइप हो सकता है नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज या मिक्स्ड। नेचुरल मतलब पेड़ पहाड़ नदियां, जो नेचुरल चीजें, कल्चरल कोई बिल्डिंग बनाई हो कोई इस तरह से, या मिक्स्ड जहां पे दोनों ही हो। तो ये हो सब होंगे एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल हेरिटेज। इनटेंजिबल हेरिटेज कोई रिचुअल हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई आर्ट्स हो, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि बिहू को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कराने की बात चल रही है। तो ये तीसरा जो काम है वो भी कराता है यूनेस्को, हेरिटेजेस डिक्लेयर कराता है टेंजिबल और इनटेंजिबल टाइप के। अब करंट न्यूज क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने यूनेस्को को 14 फोर्ट्स की लिस्ट भेजी है, 14 इस तरह के किलो की लिस्ट भेजी है जिनको वो डिक्लेयर कराना चाहते हैं एज यूनेस्कोस टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ये जो 14 फोर्ट हैं दे बिलोंग टू छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रॉम 17th सेंचुरी। दे आर मेनली मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। तो इसमें प्रोसीजर क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया ये 14 फोर्ट्स को यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा दिया जाए। तो फिर भारत सरकार की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को को ये भेजा ये नॉमिनेशन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फाइनली हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसने ये 14 फोर्ट्स की लिस्ट भेजी है यूनेस्को को। अब यूनेस्को के अंदर एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठती है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फाइनली फैसला लेगी कि इन फोर्ट्स को यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट का टैग दिया जाए या नहीं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about naming of cyclone and this topic is important from our syllabus paper for Indian geography point of view. तो देखिए आपको पता है कुछ दिनों पहले साइक्लोन ताउते आया था ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी तबाही की। अभी जो ताउते नाम था ये म्यांमार ने नाम दिया था। ये ताउते का मतलब होता है म्यांमारी या लैंग्वेज में एक तरह का लीजार्ड, चिपकली, हु इज वोकल इन नेचर, बोल भी सकती है। अब हाल फिलहाल में आज के दिन अभी बिल्कुल एक साइक्लोन ने बे ऑफ बंगाल से हिट किया है फिर उड़ीसा कोस्ट को। इस साइक्लोन का नाम है यास। ये यास नाम दिया है ओमान ने। यास से मतलब होता है एक ऐसा ट्री जो फ्रेगरेंस देता हो, जैसे यास्मीन होता है, उसी को ओमान लैंग्वेज में यास कहते हैं। तो 17th में यानी कि पिछले मंडे वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि साइक्लोन बनने का क्या मैकेनिज्म होता है। टुडे वी विल सी द प्रोसेस ऑफ नेमिंग साइक्लोन्स कि यार ये इतने नए नए अजीब अजीब नाम आते कहाँ से हैं, तो ये देखेंगे आज प्रोसेस ऑफ नेमिंग साइक्लोन्स। तो देखिए ये जो प्रोसेस है साइक्लोन के नेमिंग का, इट स्टार्टेड इन 2000 व्हेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का जो विंग है, एशिया पैसिफिक वाला विंग, जिसका नाम है WMO यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। तो WMO का मान लो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एशिया एंड पैसिफिक वाला जो विंग है, उसके टोटल ये कंट्रीज मेंबर हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 8 कंट्रीज मिल करके नाम सजेस्ट करना इन्होंने शुरू किया 2000 ऑनवर्ड्स, और ये नाम सजेस्ट करते थे। उस नाम के बेसिस पे एक नाम जब भी कोई नया साइक्लोन आता था तो उसको दे दिया जाता था। फिर हुआ क्या कि 2018 में 5 कंट्रीज को और डाल दिया गया इस लिस्ट में, तो टोटल हो गए अब 13 कंट्रीज। ये जो नए 5 कंट्री ऐड हुए वो थे ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, UAE एंड येमेन। तो अब टोटल 13 कंट्री हो गए। तो फिर पिछले साल बोला गया इन 13 कंट्रीज को कि आप सब अपने तरफ से 13 नाम सजेस्ट करें। 13 कंट्रीज हैड टू सजेस्ट 13 नेम्स। तो टोटल कितने हो गए? 13 इंटू 13 169 सजेशंस। और इस तरह से फिर 13 कंट्रीज ने 13 नाम सजेस्ट किया और इस तरह से टोटल 169 के नेम्स के सजेशंस के लिस्ट बनाएगा इस तरह से। जैसे बांग्लादेश ने 13 नाम ये सजेस्ट किए, निसर्ग, बिपरजॉय। बांग्लादेश का क्यों पढ़ते हैं, इंडिया का पढ़ेंगे। इंडिया ने सजेस्ट किए 13 नाम, गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झर। तो ये सब इंडिया ने सजेस्ट किए 13 नाम। इसी तरह से ईरान ने किए, मालदीव ने किए। तो सब 13 देशों ने 13 नाम सजेस्ट किए और उनको इस तरह से अरेंज कर दिया गया। ठीक है, बांग्लादेश के 13 नाम, फिर इंडिया के, ईरान के, और अब जैसे कोई साइक्लोन आता है तो पहले उसको नाम दिया गया निसर्ग। फिर जब आया दूसरा साइक्लोन इंडियन ओशन वाले एरिया में तो उसको नाम दिया गया गति। फिर तीसरा आया तो निवार, फिर बुरेवी। चौथा आया तो उसका नाम दिया गया ताउते।
और अब पांचवा है तो उसका नाम दिया गया है यास। अब इसके बाद आप देखना कोई साइक्लोन आएगा इस एरिया में तो उसको नाम दिया जाएगा गुलाब, उसके बाद जो आएगा उसको नाम दिया जाएगा साहीन। तो ये है तरीका, 13 कंट्री के नाम अरेंज कर दिए गए हैं। अब इस तरीके से पहले ये नाम खत्म होंगे, फिर यहां से शुरू होगा, फिर बेपर जो है ऐसे, फिर यहां से ऐसे शुरू होगा, इस तरह से अलग अलग नाम दिए जाएंगे। तो आने वाले 8-10 सालों तक ये 160 नेम्स चलते रहेंगे, फिर नई लिस्ट तैयार की जाएगी। साइक्लोन्स का नाम देना जरूरी क्यों है? ताकि लोगों से कम्युनिकेट आसानी से कर पाए। आप देखते हैं कैसे माहौल बनता है जब आप रेडियो पे या टीवी पे सुनते हैं कि साइक्लोन ताउते आ रहा है, तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट होता है, कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वाई साइक्लोन्स आर नेम्ड। और साइंटिफिक कम्युनिटी भी आपस में आराम से वो याद रख सकती है। अदरवाइज आप कैसे बोलोगे जो पिछला वाला चक्रवात था वो बहुत खतरनाक था, जो साइक्लोन था पिछला वाला बहुत खतरनाक था, तो इससे फिर कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है साइंटिफिक कम्युनिटी को। इससे अच्छा है कि वो सबको एक नाम दे दे और नाम से फिर वो उसको बुलाएं, तो अपने आप पता चल जाएगा अच्छा ये निसर्ग की बात कर रहा है तो ये 2018 वाला है, इसकी बात कर रहा है तो उस टाइम वाला है जिसने ईस्टर्न कोस्ट को हिट किया था या वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया था। तो दैट वे द मेन पर्पस ऑफ नेमिंग साइक्लोन इज टू हैव बेटर कम्युनिकेशन। साइक्लोन के नेमिंग में कुछ बेसिक रूल्स भी हैं। ऑफ कोर्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा देख लो जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम बेसिक रूल कैसा है कि ऐसा कोई पॉलिटिकल फिगर या किसी रिलीजियस फिगर का नाम नहीं देना है। पता चला कि नेता लोग अपना अपना नाम प्रपोज करने लगे कि मेरा नाम रख दो अगले साइक्लोन में, ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं देना है दैट कुड हर्ट द सेंटीमेंट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ये भी नहीं करना है। नाम बहुत रूड नहीं होना चाहिए, क्रूअल नहीं होना चाहिए, खतरनाक नहीं लगना चाहिए कि लोगों को सुन के डर लग जाए तुम्हारी मौत, ऐसा कुछ नाम नहीं रखना है। ठीक है, साइक्लोन का कि लोगों को सुन के डर लगे, नाम प्यारा सा रखना है। जैसे आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में ताउते, यास। नेम शुड बी शॉर्ट एंड ईजी। इनफैक्ट 8 लेटर से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं होना चाहिए और सबका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत क्लियर होना चाहिए। जो भी कंट्री जो नाम सजेस्ट करेगा वो प्रोनाउंसिएशन की रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड करके भेजेगा। ये सब नियम है। और कोई भी नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले अगर किसी भी साइक्लोन का एक बार नाम रखा गया है तो दोबारा वो नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम द सजेशन शुड बी ऑफ न्यू नेम्स। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Assam segment. It is about Alpha that has released abducted ONGC employee. This topic is important from our syllabus, paper 6 Assam polity point of view. So ये तो आपको बात पता होगी कि हाल फिलहाल में अल्फा के कई सारे एबडक्शन और एक्सटॉर्शन के केसेज आए। पहले तो उन्होंने 2 एम्प्लॉयज़ को, एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को फरवरी महीने में किडनैप कर लिया था, उनसे 20,000 का फिरौती का डिमांड किया था। बाद में उन्होंने 3 ONGC के एम्प्लॉय को किडनैप कर लिया था। 2 को तो बहुत जल्दी छोड़ दिया गया। एक जो तीसरे एम्प्लॉय थे रितुल सैकिया, इनको लगभग 2-3 महीनों तक उन्होंने किडनैप करके रखा था। लेकिन अब करंट न्यूज ये है कि रितुल सैकिया जी को भी रिलीज कर दिया गया है। अल्फा के बारे में जरा ब्रीफली समझ लेते हैं। आपको तो पता ही है, दे आर द ओनली मेजर इंसर्जेंट ग्रुप हु आर एक्टिव इन आसाम नाउ डेज अपार्ट फ्रॉम। और पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो अल्फा के अलावा एक और मेजर इंसर्जेंट ग्रुप NSCN खापलांग वो एक्टिव है। आसाम के अंदर बात की जाए तो आसाम का ये ओनली इंसर्जेंट ग्रुप है जो एक्टिव है। हेड है इसके परेश बरुआ। एक टाइम में बहुत पावरफुल हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन अब वो पहले जितना उतना कमांड अभी इनका नहीं है शायद से। और एक टाइम में दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड कि वी वांट सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द नेम ऑफ आसाम। स्लोली दैट डिमांड वाज आल्सो वाटर्ड डाउन और डाइल्यूटेड। तो क्योंकि भारत सरकार ने तो स्टार्टिंग में इनके इस तरह का डिमांड किया, हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, इस डिमांड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो दैट कुड बी चैलेंज ऑन इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, दैट इज सैक्रोसैंक्ट, यू ऑल नो दैट। लेकिन धीरे धीरे अल्फा उतना पावरफुल नहीं रह गया है। इसके पीछे कुछ कारण भी है, क्योंकि जो बाकी सारे इंसर्जेंट ग्रुप थे जैसे कि NSCM, इसाक मवैया वगैरह, जिसके कोऑर्डिनेशन में अल्फा काम करता था, उन सब ने पीस डील साइन कर लिया है। उसके अलावा जो अल्फा वालों का जो मेजर हाइड आउट हुआ करता था म्यांमार बॉर्डर एरिया, जो ये एरिया जो है वो रग्ड टेरेन है, पोरस बॉर्डर है, यहाँ पे आराम से जाकर के पेड़ पहाड़ियों में छुप जाते थे। अब यहाँ पे कैसा है कि इंडियन आर्मी म्यांमार आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन रेगुलर यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करती रहती है, और इस कारण से अब अल्फा को इस एरिया से भी ऑपरेट करना में प्रॉब्लम हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि अल्फा इज लूजिंग इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द लोकल यूथ ऑफ असम। अदरवाइज पहले चूंकि वो कहते थे कि दे आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ असमीज पीपल, देयर कल्चर, दैट इज वाई दे गॉट सम इमोशनल एंड सेंटिमेंटल सपोर्ट फ्रॉम लोकल यूथ एज वेल। बट वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्सटॉर्शन एंड एबडक्शन एंड वायलेंस एक्टिविटीज, वायलेंट एक्टिविटीज, धीरे धीरे वो इमोशनल सपोर्ट अब कम हो गया असम से। अभी
हाल फिलहाल में अल्फा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि अल्फा के साथ भी अब भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पीस डील साइन कर ले, क्योंकि इसके लिए पूरा पूरा मोमेंटम बन रहा है। आपको पता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने वन ऑफ द अर्लीस्ट अनाउंसमेंट में से उन्होंने ये कहा कि अल्फा के साथ वो पीस नेगोशिएशन साइन कराना चाहते हैं, उसमें वो मेडिएट कराना चाहते हैं। उसके अलावा हाल फिलहाल में मजूली के दक्षिण पथ के सत्र के सत्राधिकार नानी गोपाल देव गोस्वामी साहब ने भी कहा कि सरकार को भी रिक्वेस्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और अल्फा को भी रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आगे आएं और पुराने अपने एटीट्यूड को छोड़ें और पीस एग्रीमेंट साइन करें और डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें। तो मुद्दा ये है कि एक मोमेंटम बन रहा है, एक माहौल बन रहा है फॉर पीस नेगोशिएशन विद अल्फा, और आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी ही अल्फा भी एक पीस नेगोशिएशन में इंटर कर जाए, जिस तरह से हाल फिलहाल में एनडीएफ ने इंटर कर लिया पीस डील में। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 211 to 215. Topic number 211 is about Mission Shakti. So DRDO successfully conducted this Mission Shakti on 27th March in 2019. इसमें इन्होंने किया क्या कि एक सैटेलाइट को, जो इंडिया ने खुद ही सैटेलाइट लॉन्च किया था लोअर अर्थ ऑर्बिट में, उसको मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया। तो इस तरह से इंडिया ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिसकी मदद से वो सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में बाकी 3 देशों के पास ही है, इंडिया के अलावा, वो है यूएस, रसिया और चाइना। तो इंडिया चौथा ऐसा देश बन गया जिसने एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 211. टॉपिक नंबर 212 इज अबाउट खरई कैमल. So this is also known as swimming camel. They are found in Bhuj area of Gujarat. They are one of the 9 breeds of camels in India. These are adapted to extreme climatic conditions of Run of Kutch and they drink highly saline water. तो कितना भी सलाइन वाटर हो, कितना भी सलाइन एरिया हो, वहाँ ये सर्वाइव कर जाते हैं, सलाइन वाटर पी लेते हैं। दे कैन swim up to 3 kilometers in a sea in search of mangroves, which is their primary food. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 213 is about Mekedatu project. It is Mekedatu is a location over Kaveri river in Karnataka, in Ramnagar district of Karnataka. ये जो कावेरी रिवर के ऊपर मेकेदातु एरिया में कर्नाटका सरकार एक डैम बनाना चाहती है, लेकिन तमिलनाडु ने इस डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 213. टॉपिक नंबर 214 इज अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप. तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशंस मिलाकर के वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहे जाते हैं। पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें कैसा है कि मिडिल इनकम कंट्रीज को या लो इनकम कंट्रीज को लोन दिया जाता है। उसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज को। इन दोनों को मिला करके कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। उसके अलावा बाकी तीनों को भी मिला दिया जाता है, उनको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो बाकी जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट एक्सक्लूसिवली डील्स विद द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को लोन दिलाने में ये काम करता है। उसके अलावा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इट प्रमोट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज। उसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इट प्रोवाइड्स इंटरनेशनल फैसिलिटीज कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस। इंडिया इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बाकी चारों का मेंबर है, खाली ये जो 5वां है ICSID, इसका मेंबर इंडिया नहीं है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 214. टॉपिक नंबर 215 इज अबाउट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. तो इंडिया ने कई सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजे हैं थ्रू इट्स स्पेस एजेंसी इसरो. दे आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेज लाइक एग्रीकल्चर, क्रॉप इन्वेंट्री, बायोडाइवर्सिटी एंड कोरल मैपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फिशिंग जोन्स, अर्बन प्लानिंग, वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 215. This is the answer question number 206 to 210 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट रिलेटेड टू फेडरल गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर अ स्टेट, इट इज अ यूनियन टेरिटरी. Which of the following is not correctly matched? Tehri, it is longest dam of India. It is wrong. In fact, it is highest dam of India. Kalnai, oldest dam of India, absolutely correct. Hirakund, highest dam of India, wrong. It is longest dam of India. So the wrong matching are 1 and 3. So the correct answer will be wrong matching are 1 and 3. So the correct answer should be option B, 1 and 3 only. And Weddell Sea is associated with or along Antarctica. So the correct answer will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.